लेकिन इन्वेस्टमेंट से अगर मैं आता हूँ अर्निंग पे, तो आपकी पहली अर्निंग कितनी थी? तो जैसे जैसे पैसा आया, अर्निंग हुई, तो मैंने जर्नी अपनी स्टार्ट करना चाहते हैं तो कोई वेबसाइट होती है, वहाँ से हम ऐसा मान सकते हैं भी मैं मंथली, अगर आपको कहूँ सिंगल वेबसाइट। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो के अंदर। तो आज हमारे साथ हैं ब्लॉगिंग हेल्प के फाउंडर दिनेश जी। तो चलिए शुरुआत करते हैं, जानते हैं उनकी ब्लॉगिंग की जर्नी को, कैसे उन्होंने स्टार्ट किया। तो आपकी जो ब्लॉगिंग की जर्नी सर कहाँ से स्टार्ट हुई? देखिए, मेरी ब्लॉगिंग की जर्नी तो वैसे तो 2018 से स्टार्ट हुई थी। 2018 से मैंने ब्लॉगिंग के बारे में सीखना एंड उस पर काम करना स्टार्ट कर दिया था। बट बेसिकली रेगुलर काम करना ब्लॉगिंग में 2020 अक्टूबर से मैंने स्टार्ट किया था। अक्टूबर के बाद से मैंने रेगुलर अपनी ब्लॉगिंग की जर्नी को कंटिन्यू किया और आज 2023 तक भी इसको रेगुलर ही कंटिन्यू कर रहा हूँ। एक वेबसाइट से स्टार्टअप किया था मैंने पहले। ब्लॉगिंग बेसिकली होता क्या है? क्योंकि आजकल अपनी जो यहाँ की ऑडियंस है लोकल, उनको नहीं पता ब्लॉगिंग क्या होती है। देखिए, ब्लॉगिंग एक जो है अभी अगर हमें किसी भी टॉपिक की कोई भी रिक्वायर्ड है, कोई भी हम टॉपिक सर्च करना चाहते हैं, देन सबसे पहले हम गूगल में जाते हैं। गूगल में जाके कोई भी टॉपिक है जो हम उसे सर्च करते हैं, सर्च करने के लिए जो हमारी वेबसाइट है, जो रिजल्ट हमारे सामने आता है वो वहाँ पे वेबसाइट होती है। जो हमें कंटेंट है जो रिटर्न में प्रोवाइड करवाते हैं, वो एक वेबसाइट होती है। वहाँ से हम उसे ब्लॉगिंग बोलते हैं। देन उस वेबसाइट को मोनेटाइजेशन करके, अपने उस कंटेंट को मोनेटाइजेशन करके, और वहाँ से हम अर्निंग कर सकते हैं। लेट्स सपोज जैसे मैंने लिखा हाउ टू लूज वेट, तो गूगल मुझे कुछ वेबसाइट दे देता है। तो ये तो चीज़ें काफ़ी पुरानी नहीं हो गई, क्योंकि अभी एआई वगैरह आ गई हैं। तो आप इसको कैसे देखते हो? देखिए, एआई तो आ गया है, बट अभी के साथ जैसे जैसे कोई नई चीज़ मार्केट में लॉन्च होती है, तो हमें पुरानी चीज़ों को नई चीज़ में अपग्रेड करना चाहिए। क्योंकि एआई से पहले भी लोग ऐसा था, अभी गूगल पे ही कुछ क्वेरी सर्च करते थे। देन उसके बाद में कुछ लोग ये भी बोलते हैं, मैंने बहुत से जगह सुना भी है भी, अभी जैसे एआई आ गया है और कोई भी बंदा अपनी वेबसाइट का कंटेंट है, चाहे किसी टाइप का कोई कंटेंट है, वो वेबसाइट पे क्यों सर्च करेगा? उसके लिए वो या तो यूट्यूब पे जा सकता है, देन या फिर किसी का वो इंस्टाग्राम स्टोरी रील दे सकता है। बट जो इन्फॉर्मेशन उसे वेबसाइट मिलेगी, यूट्यूब पे कितना हम बता सकते हैं, यूट्यूब पे सिर्फ हम कंटेंट प्रोवाइड करवा सकते हैं उसे। देन उस कंटेंट की वैल्यू एंड उसका जो डाउनलोडिंग लिंक है या उस वेबसाइट है, वो वेबसाइट अपने को मिलेगी सिर्फ गूगल पे। वेबसाइट अपना जो कंटेंट रहेगा ब्लॉगिंग का, उसी के बेस में ही मिलेगी हमें। तो इसीलिए हमें चाहे एआई आई नहीं आई, नई टेक्नोलॉजी कोई भी आई, हमें उस टेक्नोलॉजी को के साथ ऐसा नहीं है भी एआई आ गया तो हमारा जो भी काम चल रहा है वो हमारा बंद हो जाएगा। हमें उस चीज को अपने ऑब्जर्व करना है, मतलब उस पर हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा हमें। जैसे जैसे हम उस चीज को एक्सेप्ट कर लेंगे तो हम उसके अंदर अंदर अपने इंक्लूड होते जाएंगे और वो चीज हमारे लिए कोई भी डिफिकल्ट नहीं रहेगी। तो ब्लॉगिंग की जर्नी आपने बताया कि आज से 3 साल पहले आपने स्टार्ट की थी। तो अभी आप कितनी वेबसाइट, किसी एक पर्टिकुलर वेबसाइट पे काम करते हो, एक निश पे करते हो, या बहुत सारी निश है जिन पे आप? देखिए, जब से मैंने ब्लॉगिंग की स्टार्ट किया था ब्लॉगिंग को, तो मैंने स्टार्टिंग में एक सिंगल टॉपिक से स्टार्ट किया था। मुझे टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट था, तो मैंने टेक्नोलॉजी में ब्लॉगिंग की जर्नी स्टार्ट की थी। और टेक्नोलॉजी के बाद जैसे मैंने मुझे लगा भी टेक्नोलॉजी के साथ मैं कुछ अदर काम करूँ, जैसे मोबाइल रिव्यूज वगैरह, जैसे कोई नया मोबाइल मार्केट में लॉन्च होता उसके अकॉर्डिंग मैंने उस पर काम किया। देन उसके बाद में कोई भी गवर्नमेंट की स्कीम आ रही थी, देन उस स्कीम के अकॉर्डिंग भी मैंने काम किया उसी एक सिंगल वेबसाइट पे। क्योंकि उस टाइम में कोई ज़्यादा नॉलेज नहीं था और ना ही था भी उसमें बजट था भी हम नई वेबसाइट बना के काम कर सकें। रियल बात तो ये है, उस पर मैंने एक्सपेरिमेंट करता गया। देन जैसे जैसे ब्लॉगिंग से पेमेंट आता गया, देन उसके बाद में वहाँ से मुझे इतना भी आइडिया हो गया था कि आज जो ये वेबसाइट जो कंटेंट मैं डाल रहा हूँ यहाँ पे, उस कंटेंट को मोनेटाइजेशन कर रहा हूँ, तो वहाँ से मुझे अर्निंग हो रही है। तो जैसे जैसे पैसा आया, अर्निंग हुई, तो मैंने उसी टॉपिक पे अलग अलग वेबसाइट बनाना स्टार्ट कर दिया। देन अभी मैं 12 से ज़्यादा जो मेरी वेबसाइट है वो चल रही है। अभी 12 से ज़्यादा वेबसाइट अब चल रही है। हाँ। तो अच्छा, तो आपकी अर्निंग की बात करूँ, मैंने सुना है कि ब्लॉगिंग, जैसे मैं भी ब्लॉगिंग करता रहा हूँ, मैंने भी अपनी जर्नी स्टार्ट ब्लॉगिंग से की थी। तो एक ब्लॉगिंग से पैसा कमाने का क्या जरिए है? देखिए, ब्लॉगिंग से पैसा कमाना अभी पहले तो जो बेसिक था वो था गूगल एडसेंस। गूगल एडसेंस को अपने वेबसाइट से वेरीफाई करवाओ, मोनेटाइजेशन करवाओ एंड आप उसे अर्निंग करो। बट बेसिकली अब भी क्या है, गूगल एडसेंस से भी आप अर्निंग कर सकते हैं। देन इसके अलावा आप किसी के कोई भी ब्रांड है उसका स्पॉन्सर कर सकते हैं, उसके साथ कोलैब कर सकते हैं। देन जो भी छोटी वेबसाइट, जो भी आज जैसे वेबसाइट मैंने स्टार्ट की है, देन मेरे से जो बड़ी वेबसाइट है मैं उसे अप्रोच करूंगा भी मेरी वेबसाइट को आप प्रमोट करो। तो इस तरीके से प्रमोट करके भी आप वेबसाइट से पैसा कमा सकते हैं। तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, एफिलिएट कर सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट का, चाहे लैपटॉप है कि उसका करें, चाहे मोबाइल का करें, किसी भी चीज़ का करें। आप अपने जो भी आपका टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग आप उस प्रोडक्ट का रिव्यू कर सकते हैं, उसका स्पॉन्सर कर सकते हैं एंड एफिलिएट कर सकते हैं। ब्लॉगिंग, मैंने सुना है ब्लॉगिंग एसईओ के बिना सक्सेस नहीं है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? और एसईओ क्या है बेसिकली, ब्लॉगिंग में कैसे हेल्प करता है? देखिए, एसईओ ब्लॉगिंग में हेल्प करता है। जैसे एसईओ का फुल फॉर्म है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, अगर आपका कोई भी वेबसाइट है, अगर आप बिना कोई चीज टेक्नोलॉजी को इंक्लूड किए उसमें काम करते जाएंगे तो आपकी चीज कभी भी ग्रोथ नहीं होगी। जैसे अपने नॉर्मल बात करें, भी कोई भी अपना बिजनेस है,
अगर हम उस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं जीरो लेवल से, देन उसका हम कहीं पे प्रमोशन नहीं करेंगे या उसकी ब्रांड वैल्यू नहीं बनाएंगे, उसका प्रचार प्रसार नहीं करेंगे, तो वो चीज नहीं चलेगी। देन सेम वही चीज एसईओ में है। अगर आपको अपनी वेबसाइट का एसईओ करना है एंड एसईओ ग्रोथ करके आपको अपनी वेबसाइट की ग्रोथ लेनी है, तो आपको वेबसाइट का एसईओ करना रहेगा। एसईओ में बहुत सारे पार्ट होते हैं, जैसे वेबसाइट में आपको जिस टॉपिक पे आप अपना कंटेंट लिख रहे हैं, उस कंटेंट को आपको प्रॉपर तरीके से कहां कहां पे यूज करना है, देन आपको उसका टाइटल किस तरीके का बनाना है, एंड आप जो ब्लॉग पोस्ट में इमेज यूज करेंगे वो आपको इमेज किस तरीके से बनानी है, एंड उसमें बुलेट पॉइंट जो किस तरीके से ऐड करने हैं, एंड उसमें एफएक्यूएस क्यों डालने चाहिए रैंकिंग के लिए। तो ये एसईओ के बेसिक सारे बहुत सारे पार्ट है। जैसे एसईओ को हम नॉर्मल मान सकते हैं भी रैंकिंग के लिए, बट एसईओ एक जो ब्लॉगिंग से भी बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि एसईओ के बिना कुछ भी नहीं है। क्योंकि जितनी भी नॉर्मल वेबसाइट, ऐसा नहीं है भी अगर हमें अर्निंग के लिए भी एसईओ करना है तो जरूरी है, अगर हमें यूट्यूब चैनल भी ग्रोथ करना है तब भी हमें एसईओ की रिक्वायर्ड रहेगी, ब्लॉग वेबसाइट चलना है तब भी एसईओ की रिक्वायर्ड रहेगी। अगर कोई भी गवर्नमेंट वेबसाइट है, जैसे आपकी गवर्नमेंट वेबसाइट रन कर रही है, गवर्नमेंट वेबसाइट पे जैसे कोई रिजल्ट आउट होता है, देन उसकी वेबसाइट सच में क्यों आती है, क्योंकि उनका एसईओ रहता है, उनकी बैकलिंक स्ट्रेटेजी रहती है, वो रेगुलर बैकलिंक ग्रुप बनाते रहते हैं। जितने ज्यादा उनके बैकलिंक बनते हैं उसी के अकॉर्डिंग उन पे बेसिक काम चलता रहता है और उसी से उनकी वेबसाइट ग्रोथ में रहती है। जैसे अभी आपने बात की बैकलिंक की, और मैंने बहुत सुना इसके बारे में, एसईओ में बेसिकली बैकलिंक कैसे काम करते हैं और बैकलिंक होते क्या हैं? देखिए बैकलिंक एक तो बैकलिंक के जैसे दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है। एक तो डू फॉलो बैकलिंक होता है, एक नो फॉलो बैकलिंक होता है। जो नो फॉलो बैकलिंक होता है वो बेसिकली होता है किसी भी कोई भी वेबसाइट है, देन आपका कोई भी टॉपिक है, जैसे हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, ये आपका टॉपिक है, देन आपने वो टॉपिक सर्च किया, उसी पे आपने कोई भी सिमिलर वेबसाइट आपको मिल गई, तो आप उसकी वेबसाइट को ओपन करेंगे, उसके कंटेंट में जाएंगे, देन वहां पे आप अपनी वेबसाइट का जो भी अपने कंटेंट लिखा उसका लिंक डालेंगे, वहां पे अपना नाम डालेंगे, अपनी वेबसाइट का नाम डालेंगे, देन आपको वहां पे अपनी जीमेल डालनी है। देन ये चीज आप सब करेंगे तो वहां से आपको जो एक लिंक मिलेगा वो नो फॉलो बैकलिंक मिलेगा। वहां से आपको जो लिंक मिलेगा वो जैसे बंदा अप्रूव कर दे, जो वेबसाइट का ओनर है उस आपके कमेंट को जो से अप्रूव कर देगा, देन वहां से आपको एक नो फॉलो कमेंट बैकलिंक बन जाएगा। बट वो कमेंट नो फॉलो बैकलिंक आपकी वेबसाइट की रैंकिंग के लिए हम मान सकते हैं कि 20 to 30% ही सही है। अगर आपको वेबसाइट की रैंकिंग ग्रोथ करनी है एंड ज्यादा से ज्यादा उसको सर्च में लेके आना है, तो आपको अपनी वेबसाइट के लिए डू फॉलो बैकलिंक बनना रहेगा। अब डू फॉलो बैकलिंक को भी हम दो पार्ट में मानते हैं। पहला तो ये भी आप किसी भी जो बड़ी वेबसाइट है उसको अप्रोच करो, देन उसे बोलो भी हम आपकी वेबसाइट पे एक ब्लॉग पोस्ट लिखना चाहते हैं, देन उसमें हम हमारी जो भी पोस्ट है उसका हम लिंक डाल के देंगे या हमारी वेबसाइट के होम पेज का लिंक डाल के देंगे। तो हमें वहां से वो लिंक मिलेगा, या तो वो उस लिंक को पूरे टेक्स्ट के अंदर कहीं पे भी डाल सकते हैं, जैसे रीड मोड करके डाल देंगे, तो वो सिर्फ एक डू फॉलो बैक लिंक है। देन उसके रिगार्डिंग इसमें दूसरा जो मानते हैं भी एंकर टेक्स्ट बैकलिंक, जैसे आप अपनी वेबसाइट का निश है जैसे टैग, तो आपने कोई उसे आर्टिकल लिख के दिया जहां पे भी उसने टैग वर्ड यूज किया है, तो अगर आप उस टैग वर्ड पे स्पेसिफिक टैग वर्ड पे अगर आप अपनी वेबसाइट का लिंक लेते हैं तो वहां से एक एंकर टेक्स्ट बैकलिंक होता है, उसकी प्योरिटी गूगल में ज्यादा होती है, उससे आपकी रैंकिंग भी इंप्रूव होती है और अथॉरिटी आपकी वेबसाइट बढ़ती है। और इसमें अगर एक पार्ट वो देखा जाए तो मैंने बहुत ज्यादा सुना है, क्वेश्चन भी रहता है मेरे ऑडियंस का भी, वो ये बोलते हैं भी क्या हम अपनी वेबसाइट के लिए डू फॉलो बैकलिंक बनाएं या नो फॉलो। देन नो फॉलो अगर हम बैकलिंक बनाते हैं तो उससे हमें रैंकिंग कैसे होगी, मेनली ये रैंकिंग के लिए आपको बैकलिंक कहीं से बना लो, कोई बड़ी वेबसाइट अथॉरिटी वाली वेबसाइट। बेसिकली उनका क्वेश्चन ये कहता है भी हम हमारी वेबसाइट की अथॉरिटी इंक्रीज करेंगे, देन उसके बाद में हमारी वेबसाइट रैंक करेगी, ठीक है। बट ऐसा कुछ नहीं, अगर आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी गूगल में अगर 2 भी है या 3 भी है 5 भी है, तब भी आपकी वेबसाइट इतना ट्रैफिक लेके आएगी उम्मीद भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो तब पॉसिबल हो पाएगा जब आप अपनी वेबसाइट का जो भी लिंक बनाते हैं वो आप होम पेज पे, यानी कि आपकी वेबसाइट के मेन होम पेज पे ना बना के आप एक सिंगल पोस्ट पे बनाते हैं, क्योंकि आपको तो डोमेन थोड़ी रैंक करवाना है, आपको सिर्फ एक सिंगल पोस्ट रैंक करवानी है। सिंगल पोस्ट रैंक करना, सिंगल पोस्ट का बैकलिंक बनाओ, जितने ज्यादा सिंगल पोस्ट के बैकलिंक रहेंगे देन आपकी वेबसाइट उतनी जल्दी गूगल में ग्रोथ करेगी, उतनी जल्दी आपकी रैंकिंग बनेगी। तो मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि अगर कोई न्यू बिगनर है और जिसको ब्लॉगिंग का नहीं पता है, वो जर्नी अपनी स्टार्ट करना चाहता है, तो आप उसको क्या सजेस्ट करेंगे? क्योंकि जब आपने स्टार्ट किया था तब बहुत सारी चीज़ें अलग थी, अभी बहुत नई अपडेट आ गई, तो आप कैसी चीज़ें बताएंगे वो जल्दी कवर करें और जल्दी सीख जाए? देखिए, जो भी कोई बिगनर है अपनी ब्लॉगिंग की जर्नी को स्टार्ट करना चाहता है, जैसे अभी जो भी स्टूडेंट्स है 12th पास आउट स्टूडेंट्स होते हैं, वो ये बेसिकली सोचते हैं भी हम ऑनलाइन पैसा कमाएं अपनी स्टडी के साथ साथ, तो वो इस फील्ड में आ सकते हैं। उनके लिए अच्छा स्कोप है, क्योंकि उनके पास 12th पास के पास उनके पास एक स्किल होती है, क्योंकि 12th पास वो आउट जिस भी सब्जेक्ट से करते हैं, अगर उन्हें कोई ज़्यादा नॉलेज नहीं होता तो उसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वो उस टाइप का कॉन्टेंट बना सकते हैं। क्योंकि या तो उस पर जो भी 10th उन्होंने 12th पास की, तो 12th में उन्होंने कॉमर्स ली, तो कॉमर्स में उनके क्या क्या सब्जेक्ट रहे, कॉमर्स के जो भी क्वेश्चंस वगैरह हैं वो वहाँ पे बेसिकली टॉपिक बना के उसको डाल सकते हैं, तो उसको कवर करके भी वो अर्निंग कर सकते हैं। बट बेसिकली अभी स्टार्ट कैसे करना है, इसको काम कैसे करेंगे, अर्निंग कैसे करेंगे, ये भी हम बात करेंगे।
अभी स्टार्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा ब्लॉगिंग के बारे में बेसिक सीखना पड़ेगा कि ब्लॉगिंग आखिर होती क्या है, ब्लॉगिंग को करना कैसे है। देन अगर हम ब्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए हमारे पास क्या क्या सोर्स होना चाहिए, क्या हमारे पास लैपटॉप होगा तभी हम ब्लॉगिंग कर पाएंगे, बेसिकली सबसे क्वेश्चन तो यही है। तो ऐसा कुछ नहीं है, अगर आपके पास मोबाइल फोन भी है तभी आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं। और उसके अलावा ब्लॉगिंग स्टार्ट करने के लिए अगर आपको बताएं तो फ्री प्लेटफॉर्म भी है एंड पेड प्लेटफॉर्म भी है। फ्री वाला तो ब्लॉग स्पॉट है, आपको पता है कोई भी दिक्कत नहीं, वहाँ पे फ्री में जाओ, अपनी जीमेल साइन अप करके और अपना अकाउंट बना के सीखने के लिए वहाँ पे आप स्टार्ट कर सकते हो। आप वहाँ से अगर आपको लगे भी हाँ मैं लिखने में इंटरेस्ट हूँ, आ गया हूँ, अच्छा टॉपिक बना सकता हूँ, अच्छा कंटेंट वहाँ पे लिख सकता हूँ, तो आप बेसिकली वहाँ से ब्लॉगर से स्टार्ट कर सकते हैं। एंड वहाँ से सीखने के बाद आप उस कंटेंट को अपना जो प्लेटफॉर्म पेड वाला है वहाँ पे आप स्टार्ट कर सकते हैं। पेड वाले प्लेटफॉर्म के लिए अगर आपको स्टार्टिंग करना है तो आपको 1 साल के लिए सिर्फ 3500 रुपये की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। बिल्कुल छोटी सी अमाउंट है ये, कोई ज़्यादा बड़ी अमाउंट नहीं। इसमें आपको अपनी वेबसाइट के लिए 1 साल के लिए वहाँ पे डोमेन मिल जाएगा, यानी आपकी वेबसाइट का नाम एंड आपकी वेबसाइट का नाम रहेगा। यानी कोई भी अगर सिंपल भाषा में बताएं तो जैसे आप कोई शॉप कर रहे हो तो आपको शॉप का नाम रखना पड़ेगा, बिल्कुल ठीक है। तो वो नाम और उस शॉप को करने के लिए कहाँ पे आपको करनी, उसके लिए जगह रेंट पे लेनी पड़ेगी। तो जैसे मेरी वेबसाइट है, मैंने वेबसाइट बनाई तो मेरी वेबसाइट का नाम मैंने रख दिया टेक हिंदी क्लब, चाहे आप उसे अपना शॉप का नाम मान लो चाहे वेबसाइट का नाम मान लो, वो अपना नाम आपको डिसाइड करना होगा। देन अभी मेरी वेबसाइट को मुझे गूगल के अंदर इंडेक्स करवाना है, मतलब गूगल के अंदर डालना है, तो गूगल के अंदर डालने के लिए मुझे वहाँ पे एक जगह लेनी पड़ेगी। तो उस जगह का और आपकी वेबसाइट का नाम, ये दोनों खरीदने के लिए आपको 1 साल के लिए 35 रुपए की अमाउंट पे करनी पड़ेगी। वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। देन उसके बाद आप 1 साल के बाद आपको सेम वही, अगर आपका वेबसाइट अच्छा ग्रोथ कर रहा है, आपके पास यूजर्स ज्यादा आ रहे हैं तो थोड़ी बहुत अमाउंट इंक्रीज हो सकती है, नहीं तो फिर 3500 रुपए तो वो ऑलमोस्ट लगना ही लगना 2 सेकंड ईयर, ठीक है। तो इस तरीके से कोई ज्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं है। अगर आप करना चाहें तो बहुत ही आसानी से स्टार्टिंग से कर सकते हैं। बात रही भी अब स्किल की, हमारे पास स्किल नहीं है, तो स्किल हर एक किसी के पास होती है। स्किल ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जिसके पास स्किल ना हो, क्योंकि किसी के पास तो पढ़ने की स्किल है, किसी के पास लिखने की स्किल है, किसी को फोटो शूट करना अच्छा लगता है, देन किसी को फोटो एडिट करना अच्छा लगता है, ठीक है। तो अलग अलग बंदे की अलग अलग चॉइसेस रहती है, तो उसके अकॉर्डिंग वो उसी टाइप का कंटेंट वहां पे डाल सकता है अपनी वेबसाइट बना के। कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा नहीं है भी आपको स्टार्टिंग में मोबाइल का रिव्यू करना है। अगर आपको फोटो खींचना आता है तो फोटो खींचने के लिए फ्रेम का टाइम क्या रहेगा, मतलब फ्रेम को किस टाइप से सेट करना है, पर्टिकुलर ब्लॉग लिख सकते हैं पर्टिकुलर अच्छे से, तो वो भी रैंक करेगा। देन उसको भी आप मोनेटाइज करके पैसा कमा सकते हैं। सिंपल सा स्टेप ये बिगिनर्स के लिए। उसके अलावा बहुत सारे और भी यूट्यूब चैनल्स भी हैं और आप भी सिखाते हैं, हम भी सिखाते हैं भी कैसे कैसे स्टार्ट करना है। बिल्कुल बिगिनर्स, बिल्कुल एडवांस लेवल से, बिल्कुल इजी टू स्टेप। और जैसे अभी आपको पता, आपने कंटेंट राइटिंग की बात की, तो अभी जैसे चैट जीपीटी आ गया है तो वो कंटेंट आपको लिख के दे देता है। इसको आप कैसे देखते हैं कि उसका कंटेंट है वो ब्लॉगिंग में हेल्प कर रहा है, वो मोनेटाइज हो रहा है, ये आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए चैट जीपीटी का जो कंटेंट है, अगर आप चैट जीपीटी से जो कंटेंट लिखवाते हैं एज इट इज कंटेंट आप अगर अपनी वेबसाइट पर डालते हैं तो वो रैंक नहीं करते। कोई कुछ भी बोले, मैंने बहुत सारी वेबसाइट पर ट्राई किए। अगर आप अपने उस कंटेंट को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, यानी आपने उस चैट जीपीटी कोई भी कंटेंट दे दिया, कोई भी टॉपिक दिया, देन उस टॉपिक पे उसने अच्छा कंटेंट थोड़ा सा डाल के दे दिया, देन उसमें वो पहले इंट्रोडक्शन डाल के देगा उसका, एंड उसमें हेडिंग, सब हेडिंग, बुलेट पॉइंट एंड उसका कैलकुलेशन विद एफएक्यू आपको दे देगा। बट आपको वहां पे क्या करेगा, वो एआई डिटेक्टर दिखाएगा, एआई द्वारा लिखा हुआ है, यूजर द्वारा नहीं लिखा गया, तो वो कंटेंट गूगल अभी वैल्यू नहीं दे रहा है। गूगल ने एक स्पष्ट अपना जो एक ट्वीट किया था उसमें बोला था कि अगर आप चैट जीपीटी से कंटेंट लिखें हमें कोई दिक्कत नहीं, हम रैंक करेंगे, बट अगर कंटेंट में क्वालिटी होगी, यूजर अगर सर्च कर रहा है भी मुझे 10,000 के अंदर एक लैपटॉप चाहिए, ठीक है, देन लैपटॉप कौन सा 10,000 के अंदर मिलेगा, ये चीज अगर चैट जीपीटी दे रहा है, देन बिल्कुल सही सी चीज दे रहा है, उसका प्रोसेसर वगैरह सही से दे रहा है, तो हम उस कंटेंट को रैंक करेंगे। तो अगर कंटेंट सही से नहीं है तो हम उसे रैंक नहीं करेंगे। देन अगर आप नॉलेज नहीं है, चैट जीपीटी से अगर लिखना चाहते हैं तो आप उस कंटेंट को मॉडिफाई कर लो, ठीक है। आप वहां से क्या काम करो, उसका इंट्रोडक्शन ले लिया, ये इंट्रोडक्शन खुद लिख लो, देन चैट जीपीटी आपको हेडिंग बना के दे देगा, अभी ये हेडिंग आपको यूज करनी है। उन हेडिंग के अंदर आप थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके लिख सकते हो या वो सेम भी यूज कर सकते हो, बट आपको पहला जो फर्स्ट पैराग्राफ या सेकंड पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ रहते हैं इंट्रोडक्शन के, वो आपको खुद ब खुद लिखने पड़ेंगे पहले, एंड उसका मेटा डिस्क्रिप्शन वो तो आगे अंदर डिप जाएंगे थोड़ा और भी है, वो आपको सब कुछ चेंज करना रहेगा, मॉडिफाई कंटेंट करना पड़ेगा, बिना मॉडिफाई के रैंक नहीं करेगा। और जैसे भी अभी बात की आपने इन्वेस्टमेंट की, तो वो करनी पड़ती है, हाँ। लेकिन इन्वेस्टमेंट से अगर मैं आता हूँ अर्निंग पे, तो आपकी पहली अर्निंग कितनी थी, आपको एडसेंस से कितने टाइम में, पहले $100 करने में कितना टाइम लगा, और अभी आप कितनी अर्निंग कर रहे हो?
देखिए सिंपल सा आपको बताऊं तो अगर आपने कोई भी काम शुरू करते हैं ना, जब तक अपने पास उसकी स्किल नहीं होगी ना, तब तक आप उससे पैसा नहीं कमा पाएंगे। ये तो सभी को पता है। अगर हम किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अगर हमारे पास 1 महीने की हमने तैयारी की है, एग्जाम को हम देने के लिए जाएंगे तो एग्जाम हम फाइट नहीं कर पाएंगे, ये तो श्योर है। बट यही है, अभी हमने थोड़ा बहुत सीख के ब्लॉगिंग को स्टार्ट किया था, ठीक है। स्टार्टिंग में कुछ मिस्टेक की थी, वो मिस्टेक ये थी भी हमने स्टार्टिंग से बड़ी वेबसाइट टारगेट कर लिया था भी हम इस वेबसाइट को बीट करना ही करना। बट हमें ये नहीं पता था कि ये वेबसाइट हमारे से 5 साल पहले की है, हम उसे बीट नहीं कर पाएंगे। हम उसका कंटेंट अगर डालेंगे तो हम उससे पीछे ही रहेंगे। तो इस वजह से मेरा जो पहला पेमेंट आया था वो मेरा 1 साल के बाद है। 1 साल के बाद, प्रॉपर 1 साल के बाद आया था मेरा। अक्टूबर, मैंने पूरा डेट में याद है, 17 अक्टूबर 2021 को मैंने स्टार्ट किया था। देन 25 अक्टूबर 2021 को मेरा पहला पेमेंट आया था, ठीक है। ये 1 साल का मेरा जो गैप था, इसी की वजह से पेमेंट आया। बट मैंने काम करना नहीं छोड़ा, क्योंकि मुझे था भी मुझे करना इसी में है, चाहे कितना भी टाइम लेके मुझे सीखना है। एंड वो पहला पेमेंट जो मेरा था वो आया था $126 का। और उस टाइम डॉलर की वैल्यू थी 72 रुपये और समथिंग रुपये थी उसकी, लगभग 7,500 रुपये समथिंग आए थे वो। 1 साल बाद आपने 7,500 रुपये कमाए। हाँ, ओके। उसके बाद अभी जैसे 2 साल, आपको 3 साल हो गए, तो 2 साल में या अभी आपकी कितनी अर्निंग है? जैसे आप 12 वेबसाइट हैंडल कर रहे हो। देखिए अभी हम अर्निंग की अगर बात करें तो अभी बहुत अच्छी अर्निंग है। हम ऐसा मान सकते हैं अभी मैं मंथली अगर आपको बताऊं तो सिंगल वेबसाइट से 1 आईफोन परचेज कर सकता हूँ, सिर्फ सिंगल परचेज, सिंगल वेबसाइट से, एक सिंगल वेबसाइट से। एक मंथली आईफोन की अगर कीमत नॉर्मल रखे तो 1.5 लाख रुपए का, 1.5 लाख रुपए भी एक वेबसाइट से आप मंथली निकाल सकते हैं। बाकी हमारी और वेबसाइट भी है, जैसे हम एफिलिएट भी कर रहे हैं। देन उसके अलावा हम बात करें तो गेस्ट पोस्टिंग, जैसे हमने बताया दूसरों का कंटेंट अपनी वेबसाइट पर डाल रहे हैं। देन यूएसए के भी कुछ क्लाइंट है हमारे पास जो अपना कंटेंट हमारी वेबसाइट पर डलवाते हैं, जहाँ पे उनकी वेबसाइट को रीच आउट मिले उसके लिए, तो उनका भी चार्ज अलग अलग है। ओके, इसमें आपका ये एडसेंस का पैसा नहीं है, साथ में जो स्पॉन्सर करते हो, स्पॉन्सर का भी पैसा है, एफिलिएट का मिला करके अपने आपके। हाँ, एक वेबसाइट पे उतार जाता है हमारा। बाकी और वेबसाइट अगर हम सारी बात करें तो लगभग 3 से 4 हज़ार डॉलर के समथिंग आराम से बन जाता है। बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हो आप। 2 साल में आपने अच्छी मेहनत की है, तो आपकी जर्नी बहुत एक इंस्पायरिंग जर्नी है। जो भी नए स्टूडेंट या जो ब्लॉगिंग करना चाहते हैं उसमें अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू मिस्टर दिनेश जी। थैंक यू प्रदीप जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।